हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मंजू शर्मा, पीजीटी मैथमेटिक्स। और आज हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। जी हाँ, ये चैप्टर आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, हायर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसी पर बेस्ड एक और चैप्टर रहेगा आपका चैप्टर नंबर 11 3D, जहाँ से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन भी रहता है। तो आपने देख लिया कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं बिना देर किए। तो बच्चों, आज आपका लेक्चर 1 है और इसके अंदर आप क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक आपका रहने वाला है वो है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, जिसमें आपके वेक्टर की डेफिनेशन भी कवर हो जाएगी। दूसरा आपका टॉपिक रहने वाला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या कंसेप्ट है और इनमें क्या डिफरेंस रहेगा ये हम देखेंगे। तीसरा टॉपिक आपका रहने वाला है मीनिंग, रिप्रेजेंटेशन एंड लोकेशन ऑफ अ वेक्टर, उसका मीनिंग क्या होगा, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस नोटेशन से लिखेंगे और कैसे उसके आप लोकेशन 3D में तय करेंगे। फिर आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स 1 to 3 फ्रॉम चैप्टर 10 और लास्ट में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 के हिंट्स। देखिए, जो एनसीईआरटी की आपकी बुक रहती है ये आपकी मदर बुक होती है। बाकी जितनी भी आपकी बुक हैं, चाहे वो आपकी एलिमेंट्स हो या फिर आपकी आर.डी. शर्मा हो, ये सारी जो बुक्स हैं आपकी इसी एनसीईआरटी बुक के ऊपर बेस्ड है। ये आपकी मदर बुक है, जहाँ से सीबीएसई का लगभग 80 से 85% तक आपका पेपर डायरेक्ट या फिर उस पर बेस्ड आता है। और हरियाणा बोर्ड का तो क्या कहें, वहाँ तो आपका 90 से लेकर 95% तक, 90 to 95% तक का जो पेपर रहता है वो आपका एनसीईआरटी बुक से रहता है। इसलिए हम अपने लेक्चर्स में एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करने वाले हैं, ताकि आपके सिलेबस का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए। बाकी आपको किसी भी बुक से कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे मैसेज करें, उसके लिए मैं अलग से आपकी कोई वीडियो बना दूँगी। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का। देखिए, ये जो बच्ची खड़ी हुई है अपनी हाइट को मेजर कर रही है और हम इससे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर हाइट, आपकी हाइट क्या है। और बच्ची क्या बता रही है, 1.6 मीटर्स। दूसरा क्या है, ये एक फुटबॉलर है जिसको ये जो बॉल है वो इस गोल पोस्ट तक पहुंचानी है और इसको गोल करना है। अब आप ये मत कहिएगा कि बॉल तो मैम पहले से ही गोल है, हम इसको गोल कैसे करेंगे। देखिए, गोल तो करेगा ही अगर इसको जीतना है तो। जैसे आप अपने एग्जाम्स के गोल को अपने टारगेट बनाए हुए हैं, तो गोल करने के लिए क्या करना है, इसको बॉल को ऐसे नहीं है कि ये किक करेगा तो ये इधर किक कर देगा या उधर किक कर देगा, इसको गोल पोस्ट तक ही किक करेगा तभी ये गोल इसको कर पाएगा। तो एक लेंथ के साथ में और क्या जरूरी है यहाँ, इसकी डायरेक्शन। देखिए, ये क्या था, केवल एक रियल नंबर था जो इसके साथ में जुड़ा हुआ था। हाइट के साथ केवल एक रियल नंबर, एक सिंपल न्यूमेरिकल इसके साथ में वैल्यू जो है एसोसिएटेड है। लेकिन फुटबॉलर को जब गोल करना है तो आपको यह लेंथ के साथ साथ एक और क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ रही है, और वो है आपकी डायरेक्शन, कि किस तरफ आपकी ये बॉल फेंकी जाए। हाइट तो आप नीचे से ऊपर कीजिए, ऊपर से नीचे मेजर कीजिए, आपकी सेम रहती है। लेकिन बॉल आप यहाँ फेंक रहे हैं या वहाँ फेंक रहे हैं, बिल्कुल आपकी अलग अलग बात हो जाएगी। तो जहाँ पर जिन क्वांटिटीज़ के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, अब ये मैग्नीट्यूड क्या है, जो नंबर इसके साथ में एक एसोसिएट आपने किया है रियल नंबर, जैसे स्केलर के साथ भी किया है, उस नंबर को हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। लेंथ भी कह सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी लेंथ एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो किसी स्केलर या वेक्टर के साथ में जुड़ी हुई रहती है, जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू।
इसको आप लेंथ भी कह सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। और वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी रहेगी जिसके साथ में आपका मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन का भी होना आवश्यक रहेगा। यही इनमें डिफरेंस है। स्केलर्स कंसिस्टेड ऑफ ओनली ऑफ मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर्स आर एसोसिएटेड टू कंसेप्ट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। देखिए, ऑब्जर्व दैट ए पॉसिबल आंसर टू द फर्स्ट क्यूरी के लिए आपका आंसर क्या रहेगा 1.6 मीटर, जैसे कि हमने बात की थी। लेकिन सेकंड क्वांटिटी में आपको ये भी बताना होगा कि मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की इन विच अनदर प्लेयर इज पोजीशन, किसी दूसरे प्लेयर को इसको पास करनी है या फिर खुद ही गोल करना है, दोनों ही बातें यहाँ पर आपकी हो सकती हैं, तो दोनों में इसकी डायरेक्शन जरूरी रहेगी। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि जो स्केलर्स हैं उनका संबंध किससे है, ओनली मैग्नीट्यूड से, और जो वेक्टर्स हैं उनका संबंध किससे है, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो चीज़ों से मिलकर के बनता है वेक्टर, और जो अकेला मैग्नीट्यूड है वो आपका बनता है स्केलर। तो कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि स्केलर हैं या फिर वेक्टर्स हैं। देखिए, जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे हैं वो 11th में भी कुछ वेक्टर्स से परिचित हो जाते हैं, तो उनके लिए हो सकता है ये कुछ जानी पहचानी सी बात हो। लेकिन मैथमेटिक्स, आर्ट्स और नॉन मेडिकल दोनों ही स्ट्रीम का सब्जेक्ट रहता है, तो हम बेसिक से ही अपना बताएंगे। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं। क्वांटिटीज़ तो आप ये पहले पढ़ चुके हैं, कुछ तो आप 10th तक भी पढ़ करके आए हैं, कुछ आपने 11th और 12th में आपका सामना हुआ होगा, कुछ से आपका डेली लाइफ में भी रोज़ सामना होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा कि स्केलर क्वांटिटी के अंदर आपकी कौन कौन सी क्वांटिटीज़ रहती हैं। लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, ये सब की सब आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जिनमें आपको ओनली मैग्नीट्यूड यानी कि एक फिक्स वैल्यू ही आपको इनके लिए देखने को मिलती है। इसमें डायरेक्शन की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं रहती। अब देख लेते हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़। इसमें आपका क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। देखिए, फोर्स में आप ये ज़रूर बताएंगे कि किस दिशा में आपको अपना बल लगाना है, इसलिए ये आपके डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। फिर आपका रहता है वेट। वेट कैसे आपका एक डायरेक्टेड क्वांटिटी है। देखिए, वेट क्या होता है, mg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ की ओर डायरेक्टेड रहता है, इसलिए ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एटसेट्रा, ये केवल आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से मैंने उठाए हैं। ये आपको नोट करके देखिए, मैथ्स की जब भी एक क्लास आपकी रहेगी, कोई भी क्लास, तो आपको अपने पास में एक पेपर रखना है या फिर नोटबुक रखनी है और एक आपको पेन रखना है ताकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट कर सकें, और साथ में आपके कुछ नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। और बाकी प्रेजेंटेशन में से जो भी आपको लगता है कि ये वाली जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप बाद में रुक करके भी उसको नोट कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी इन्हें नोट कर सकते हैं। तो ये है आपकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस क्या होता है। अगर आपने ए पॉइंट से इसने चलना शुरू किया है, इस कॉकरोच ने, और ये चलता चलता आपके पास में घूमता फिरता बी पॉइंट पर पहुंच गया है, तो ये जो आपका सारे एक धागे से आप इसको नाप सकते हैं, जो ये दूरी आपकी बनी है ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। चलिए मान लीजिए ये आपका इस रास्ते से होता हुआ यहीं पर ही वापस भी आ गया है इसी ए पॉइंट के ऊपर, तो सारी जो ये डिस्टेंस ये कवर करके आया है, जो दूरी ये चल के आया है, वो हमारा क्या है, डिस्टेंस है। अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन यानी कि शिफ्ट। ये अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल मीन्स शुरू की, और फाइनल या टर्मिनल यानी कि एंड की पोजीशन, इनिशियल से फाइनल पोजीशन में कितना डिफरेंस है वो आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। जो ये कॉकरोच था यहीं से चला और घूम फिर करके यहीं पर ही वापस आ गया, चाहे कहीं से भी घूम करके आया हो,
तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो तो हुई ही नहीं है, उसी पोजीशन पर रह गया। इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी, 0 होगी। देखिए अगर ये पॉइंट बी पर ही रहता, ए पर वापस नहीं भी आता, तो भी यहाँ पर क्या होता आपका, जो यहाँ ये टेढ़ी मेढ़ी वाली जो दूरी थी लंबी जैसे चल के आया था, वो आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, बल्कि जो शॉर्टेस्ट आपका डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन के अंदर बिल्कुल सीधा जब आपको इससे मिलाएंगे पॉइंट बी से, वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए एक और एग्जांपल से इसको थोड़ा सा क्लियरली देख लेते हैं। ये हमारे पास में एक इमेज है जिसमें मान लो इस रास्ते से आपको बढ़ करके आगे बढ़ करके जाना है, यहाँ से होते हुए पूरा ये क्रॉस करके आपको जाना है। तो वही आपका केस हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा वो पूरी इसकी जो दूरी हो जाएगी। तो मान लीजिए हम इसकी दूरी भी ले लेते हैं, ये मैंने कुछ दूरियां लिख दी हैं इसके लिए। तो सभी को अगर आप ऐड करते हुए चलते हैं तो पहले हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं कि डिस्टेंस यहाँ पर इसने कितना कवर किया हुआ है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, दिस इज 10, 15, 25, 40, 50, 60, 70 और ये यहाँ तक हो गया है इसका पूरा 80 किलोमीटर। ये हो गया है इसका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो अगर ये यहीं पर ही वापस आ गया है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन आर द सेम, इसमें कोई भी आपका डिफरेंस नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी अगेन हो जाएगी 0। लेकिन अगर वो यहाँ पर खड़ा हुआ है तो अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ये जो स्ट्रेट लाइन है यही इसका डिस्टेंस है, और जो कि कितना है 10 किलोमीटर। इस केस में ये 10 हो जाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। अगर ये यहाँ पर खड़ा हुआ है फिर क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, फिर आप इसको यहाँ से मिलाएंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है जिसकी साइड्स हैं 10 और 10, और ये आपका डायगोनल आ जाएगा 10√2, और इस केस में ये होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो मैं सोच सकती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट तो हैं ही, और इतना समझाने के बाद में आप समझ गए हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या अंतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है डायरेक्टेड लाइन इन अ स्पेस, ये आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको सीधा मिलवाएगा वेक्टर से। देखिए 3D के अंदर आप लाइन इस तरह से लगा सकते हैं, ये देखिए लाइन, और ये एक छोटा सा एरो लगा हुआ है, मतलब लाइन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यहाँ लाइन की डायरेक्शन आपकी नीचे की तरफ है, और ये इसी लाइन में से एक सेगमेंट को कट कर लिया है जिसका नाम रख दिया गया है AB। हमारा जो फोकस है वो इस AB सेगमेंट पर रहेगा। AB यहाँ पर कैसा लाइन सेगमेंट है जिसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ भी हो सकती है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है। देखिए लाइन क्या है, आपने 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया था। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स एंड अ रे हैज़, एक किरण के केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, और जो लाइन सेगमेंट है उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो डायरेक्टेड लाइन क्या है, डायरेक्टेड लाइन से तो यही पता लगता है कि उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, यहाँ तक तो है लाइन। लेकिन जब आप बात करेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की, तो सेगमेंट में क्या रहेगा आपके पास में A to B एक लाइन सेगमेंट रहेगा जिसकी कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन भी रहेगी। और ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा इसके पास 2 चीज़ें आ गई हैं, एक तो आ गया है मैग्नीट्यूड यानी इसकी लेंथ, और दूसरी आ गई है इसकी डायरेक्शन। और आपने पहले ही स्लाइड में ये पढ़ लिया था कि जिसके पास 2 चीज़ें आ जाएं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, क्या होगा, वो स्केलर होगा या फिर वेक्टर होगा। बताइए क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, वो होगा एक वेक्टर। तो आपको पता लग गया है कि वेक्टर क्या है। वेक्टर कुछ नहीं, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट तो पहले से पढ़ते ही आ रहे हैं आप छोटी क्लासेस से, ड्राइंग में आपने ड्रॉ भी बहुत सारी की है। अगर इसको एक डायरेक्शन भी प्रदान कर दी जाएगी साथ में तो वो बन जाएगा एक वेक्टर। जी हाँ, वेक्टर बिल्कुल एक इतनी सिंपल ही चीज़ है, और ये बहुत ही छोटा, इंटरेस्टिंग और आसान सा चैप्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये लिख भी दिया है मैंने स्पष्ट रूप से कि वेक्टर क्या है। वेक्टर इज ए
डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए जब भी आप इसको बनाएंगे इसकी तस्वीर, तो फिगर इसकी तो ए से लेकर के बी तक जा रहा है, और ये एरो का जो निशान है इसकी वजह से आपको ये रे के जैसा दिखाई दे सकता है, बट ये रे नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। और वो भी कैसा, जिसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो ये है आपका वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखती हैं। कोई भी आपके पास में 10th में, 11th में, 9th में एक नई चीज़ आती है तो उसके अपने कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। जैसे आपको कोई भी नया दोस्त बनता है तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ रहती हैं। आप उसकी क्वालिटीज़ को देखते हैं, सीखते हैं, फिर आपको अच्छी लगने लगती हैं, और जो जो बातें आपको अच्छी लगने लगती हैं वो आपके व्यवहार में भी अपने आप ही आ जाती हैं। कोई टीचर भी आपको, उसका किसी का कोई ढंग, कोई बात अच्छी लगती है तो वो भी आपके व्यवहार में अपने आप ही आ जाती है। हमें भी अगर कोई बच्चा अच्छा लगता है तो हम भी उससे उसी की भाषा में अवश्य बात करते हैं। ये आपने नोट भी किया होगा। तो देखिए अब हम देख लेते हैं वेक्टर की प्रॉपर्टीज। वेक्टर क्वांटिटीज आर स्पेसिफाइड बाय डेफिनेट मैग्नीट्यूड एंड डेफिनेट डायरेक्शन। ये तो बात आपको बिल्कुल पक्की याद हो गई है, क्योंकि ये बार बार आ रही है कि वेक्टर किस किस से मिलकर के बना है, मैग्नीट्यूड और एक निश्चित डायरेक्शन से। दूसरी बात, a vector is generally represented by a directed line segment। ये भी हमने अभी अभी पढ़ा है। हाँ, इसको लिखते कैसे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ए बी लिख करके इसके ऊपर ऐसे एक तीर का निशान बना देंगे। देखिए जो ये तीर का निशान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे आप भूल नहीं सकते। अगर आप ये सिंपल ए बी लिख रहे हैं, ये केवल एक लाइन सेगमेंट है। ये मैथमेटिक्स के लैंग्वेज से याद रखें। इसके ऊपर आप अगर ये लगा देंगे एरो का निशान, तीर का निशान, तो ये बन जाएगा आपका वेक्टर। देखिए चाहे वेक्टर की डायरेक्शन इधर से इधर हो या फिर इधर से इधर हो, आप ए बी को ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। ए बी आपका हमेशा इसी डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, राइट हैंड की तरफ आपका एरो लगता है, आपका ए बी ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ए क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, और बी क्या है, इसका टर्मिनल पॉइंट है। देखिए इनिशियल होता है आपके शुरू का पॉइंट और टर्मिनल होता है आपके एंड का पॉइंट। और लास्ट में लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज एक्सप्रेस्ड एज, ए बी के ऊपर ये आपकी बार्स लगी हुई हैं, आपका मैग्नीट्यूड लगा हुआ है। ये ऐसे लिखा हुआ है कि ए बी वेक्टर लिख करके, ये जो निशान है ये आपने मॉडुलस फंक्शन में पढ़ा था, बिल्कुल वही निशान है। दो लाइंस आपको साइड में खड़ी कर देनी है, ये निशान यहाँ काम करेगा आपके मैग्नीट्यूड का। तो मान लीजिए जो ए बी ऐसा लाइन सेगमेंट था जिसकी लेंथ 4 थी, तो हम ऐसे लिखेंगे कि ये जो वेक्टर ए बी है ये हो गया इसका निशान मैग्नीट्यूड का, और ये हो गया है आपका 4। इसे हम सिंपल ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है आपके, देखिए इसमें हमारी ऐसी मर्जी नहीं चलती है कि हम ऐसे ही लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे। क्यों नहीं चलती है हमारी मर्जी? क्योंकि ये जो नोटेशंस हैं ये केवल इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में काम करती हैं। मैथमेटिक्स की एक अपनी ही लैंग्वेज होती है जो हिंदी, इंग्लिश या बाकी किसी भी कंट्री की लैंग्वेज से आपकी एक अलग होती है, कॉमन लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें बहुत सारे निशान, बहुत सारे सिंबल्स आप पढ़ते हैं। ये आप यहाँ से सीख करके जाएं या कोई बच्चा यूएस से, लंदन से, कहीं से भी सीख करके आए, आप किसी से भी कम नहीं पढ़ने वाले हैं। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो ये आप पूरे सभी देशों पर आप बिल्कुल भारी पड़ेंगे। और इंडिया का मैथमेटिक्स तो है ही बहुत फेमस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम देखेंगे लोकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें क्या मेन बात रहेगी, एक तो आता है पॉइंट और एक आता है वेक्टर। पॉइंट आप सभी ने पढ़ा है, ये हमारे पास में 3 डायमेंशनल प्लेन है, एक्सिस हैं एक्स, वाई और जेड, एंड दिस पॉइंट इज ओरिजिन। तो यहाँ पर इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो ये 3D प्लेन है आपका, यहाँ पर अगर ये कोई पॉइंट है आपका, पॉइंट P है, तो इसे हम, जैसे कि आपने ऑक्टेंट में किया था, ऑक्टेंट में जैसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं,
ये एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस के ऊपर, और जेड जो एक्सिस रहती है आपकी स्टैंडिंग खड़ी हम सपोज कर रहे हैं, तो इस तरह का परपेंडिकुलर आपको दिखाई देगा। वो यहाँ पर हम 2D में इसको सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ऑक्टेंट वाली वीडियो में हम आपको इसको मॉडल से दिखाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, मान लीजिए ये आपका हो गया है 3, 4 और 5। ये हमने सपोज कर लिया है कि जो पी पॉइंट है एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर जाएगा 3, वाई के जो पैरेलल जाएगा 4 एंड जेड के जो पैरेलल रहेगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट विल बी 5। तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 3, 4 एंड 5, जिनको आप डिनोट करते हैं एक्स, वाई एंड जेड से। अब हम देखते हैं वेक्टर से इसका लिंक क्या है, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करता है 3D को। देखिए इसी के साथ ही अब हम देखेंगे कि वेक्टर कैसे आपका रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखेंगे कि वेक्टर आपका कैसे रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखेंगे कि वेक्टर आपका कैसे रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट को। ये ओरिजिन है आपका ओ, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 0 एंड 0, और ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट आपने ये ले लिए हैं 3, 4 एंड 5। तो ये एक लाइन सेगमेंट मेरे पास में बन गया है OP। और अगर मैं इसको वेक्टर बनाऊंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी कि वेक्टर OP। तो इसी वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 3i, i के ऊपर एक कैप लगी हुई है, प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अभी आपके पास में नए सिंबल क्या आ गए हैं, i, j एंड k। ये क्या है, i, j और k। देखिए ये खुद भी आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। अब ये यूनिट क्या है, जब वेक्टर की टाइप आएंगी तब आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यूनिट मीन्स 1, जिस वेक्टर की लेंथ आपकी 1 होती है वो आपके यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। तो ये वेक्टर को लिखने का तरीका है कि जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x के साथ लगेगा i, y के साथ लगेगा j और z के साथ लगेगा k। x वाले कंपोनेंट के साथ लगता है i यूनिट वेक्टर, y वाले कंपोनेंट के साथ लगता है आपका j यूनिट वेक्टर, और z वाले कंपोनेंट के साथ में आपका लगता है k यूनिट वेक्टर, i, j और k। इससे ये पता लग जाता है कि ये आपका x कंपोनेंट है, ये आपका y कंपोनेंट है और ये आपका z कंपोनेंट है। तो मैं आपको जैसे एक और पॉइंट मान लो दे दूं कि 1, 2, 3, मान लो ये कोई पॉइंट Q है, तो आप वेक्टर OQ कैसे लिखेंगे। सारे ही जो वेक्टर होते हैं वो आपके ओरिजिन के कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर बना करके लिखे जाते हैं, जिसे आप अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पोजीशन वेक्टर को। ये लिखने का मेथड है कि OQ वेक्टर कैसा आपका होगा, 1i, तो 1 को तो आप लिखे या नहीं लिखे, यानी कि i प्लस 2j प्लस 3k। इसके ऊपर में आपकी i कैप, ये कैप बोलते हैं इसको, ऐसे उल्टी V जैसा निशान। ये निशान किसका रहता है, ये यूनिट वेक्टर को दिखाने का आपका निशान है। i का कंपोनेंट 1, j का कंपोनेंट 2 एंड k का कंपोनेंट हो गया है 3। तो ये आपका रिलेशन हुआ पॉइंट और वेक्टर के बीच में। पॉइंट में आपके सिंपल स्केलर कंपोनेंट दिखाए जाएंगे जैसे कि 3, 4, 5, और वेक्टर में इसके साथ में यूनिट वेक्टर को एसोसिएट कर दिया जाएगा i, j एंड k को, और बीच में लग जाएगा आपके प्लस का निशान। ये है आपकी लोकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझ लेते हैं। यहाँ पे भी ये कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, पहले हमने हाथ से बनाया था जो कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। अब यहाँ पर ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ है, एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये आपका पॉइंट है। देखिए जब 2D आपने पढ़ा था आप पॉइंट लेते थे x, y एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो x क्या होता था, y एक्सिस से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y क्या होता था, x एक्सिस से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 2D में आपने जो डिस्टेंस यहाँ पर एक्सिस से लिया था, 3D में यही जो आपका डिस्टेंस रहता है ये कहाँ से आप लेते हैं, प्लेन से लेते हैं।
तो प्लेन के लिए आप सपोज कर सकते हैं कि दीवार से या फिर फर्श से कोई आपका पॉइंट है और आप उसकी ऊंचाई देख लेंगे और दोनों दीवारों से उसकी दूरी देख लेंगे। कमरे के अंदर जिसके अंदर आप बैठे हैं उसी से ही आप सपोज कर सकते हैं, जैसा कि हमने क्लासरूम में भी किया था। तो ये देखिए एक्स जो आपका डिस्टेंस है, ये कहाँ से डिस्टेंस है इस प्लेन से, ये कौन सा प्लेन है आपका वाई जेड प्लेन। ये आपका कौन सा प्लेन है वाई जेड प्लेन। ये नाम से जो ये नाम आपको इधर दिखाई दे रहे हैं यही प्लेन है। ये है जेड एक्स प्लेन और ये कौन सा प्लेन है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन से जो ऊंचाई है, जो दूरी है वो जेड होगी। देखिए ये जो नाम यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल सा इसका फंडा रहता है। तो जेड एक्स से जो डिस्टेंस लेंगे वो होगा वाई कोऑर्डिनेट, वाई जेड से जो डिस्टेंस लेंगे वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस लेंगे वो आपका होगा जेड कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से आपके पास में पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। स्केलर कंपोनेंट भी जिनको कहा जाता है एक्स वाई और जेड, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और वेक्टर के लिए यही कंपोनेंट बन जाएंगे एक्स आई वाई जी एंड जेड के, जिसको प्लस का निशान करके ये अलग अलग कंपोनेंट लिखे हुए हैं, वेक्टर कंपोनेंट इनको कहते हैं। आप बिना आई जे के इनको लिखेंगे तो इनको स्केलर कंपोनेंट कहा जाएगा। आई जे के साथ इनको अगर आप लिखेंगे तो इनको वेक्टर कंपोनेंट कहा जाएगा। और आई जे के क्या है, ये यूनिट वेक्टर से हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। ये हो गई है आपके वेक्टर की लोकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक रहने वाला है टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, उनमें किस तरह की क्वालिटी हो तो किस तरह का नाम आप उसको देने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि टाइप ऑफ वेक्टर से आपके रिलेटेड हैं। पहली आपकी टाइप है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जैसे नाम से ही पता लगता है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा जीरो। अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर, और फिर नल वेक्टर भी इसको कहा जाता है। दोनों ही इसके नाम है, एक और इसका नाम होता है VOID वॉइड। वॉइड भी नल और जीरो को ही रिप्रेजेंट करता है। इट हैज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। जब एक लाइन की लेंथ है ही नहीं तो ये लाइन सेगमेंट है, ये चला ही नहीं है, तो एक पॉइंट की फॉर्म में ही आपको दिखाई देगा। इसका जो इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट है दोनों बिल्कुल सेम होंगे, ये आपका होगा जीरो वेक्टर। इट इज़ डिनोटेड बाय, जीरो लिख करके ऐसे उसके ऊपर एरो का निशान लगा हुआ है, जीरो वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडिटरमिनेट। जीरो वेक्टर है तो जो चला तो कहीं है ही नहीं, जो चला ही नहीं आप उसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे। तो इसलिए जीरो वेक्टर की डायरेक्शन जो है इनडेफिनेट है, ये हम नहीं बता सकते। आगे बढ़ते हैं। अगली जो टाइप है वेक्टर की वो है यूनिट वेक्टर। जैसा कि हमने आई जे के को देखते हुए जिक्र भी किया था, यूनिट किसको शो करता है, वन को। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। कोई भी एक वेक्टर जा रहा था किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी मैग्नीट्यूड का, उसके अलोंग आप हमेशा एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका क्या मेथड रहता है, अगर एक वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, फिर से मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके पास आएगा, आगे हम इसको डिटेल में भी करने वाले हैं क्वेश्चंस में। अगर एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, आगे हम ये भी देखेंगे कि आप एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आप केवल डेफिनेशन पे फोकस कीजिए। तो यूनिट वेक्टर बन जाता है और उसका खुद का जो मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर बन गया है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर कैप लग जाएगी। और किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हमेशा रहता है वो कितना रहता है, 1 रहता है। आपने पढ़े भी हैं, जो आई है दैट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग y एक्सिस एंड k इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। ये हमारे कुछ यूनिट वेक्टर्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं। ये यही बातें वाई आई जे के वाली और जो ये हैं ये आपकी स्लाइड की फॉर्म में इसलिए लिख दी गई हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और यहाँ से याद भी इनको कर सकें। वही सेम बातें हैं, ये यूनिट वेक्टर निकालना सिखाया हुआ है
और ये आई, जे और के बारे में, यूनिट वेक्टर्स के बारे में बताया गया है। और ये देखिए, ये कैप का निशान आपका लगा हुआ है, ये यूनिट वेक्टर का आपका निशान है। सिंपल वेक्टर के ऊपर आपका एरो लगता है जब तक आपको पता नहीं हो कि इसकी क्या लेंथ है, और ये हो जाता है, ये लगाने से हो जाता है आपका यूनिट वेक्टर। अब आप सोचेंगे, मान लो किसी वेक्टर की लेंथ 1 है और आपको तो पता ही नहीं है और आपने ये लगा दिया, तो क्या मिस्टेक हो जाएगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो यूनिट वेक्टर है वो भी एक वेक्टर तो है ही, तो ये निशान तो हर जगह मान्य ही होगा। ये निशान आप कब लगाएंगे? जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी इसकी जो लेंथ है वो 1 है, 1 के अलावा न 2 है, न 3 है, न कुछ और है। अगर ये पता लग जाए तभी आप इसके ऊपर ये कैप लगाएंगे। जैसे आई, जे और के केस में हमें पहले से ही पता रहता है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, हमने लिया ही इनको यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट आपका क्या टाइप है वेक्टर का? इक्वल वेक्टर, बराबर। तो एक वेक्टर के पास क्या क्या चीज़ें थी? 2 चीज़ें थी। क्या क्या 2 चीज़ें थी? एक तो उसकी लेंथ और एक उसकी डायरेक्शन। तो दोनों ही सेम करनी पड़ेगी। अगर सेम ही लेंथ हो, यानी मैग्नीट्यूड, और सेम ही डायरेक्शन हो 2 वेक्टर की, तभी आप 2 वेक्टर को इक्वल कह सकते हैं, वरना वो इक्वल वेक्टर से नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होगा? फ्री वेक्टर इज फ्री टू मूव मेंटेनिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ में एक वेक्टर कहीं भी मूव कर सकता है। मतलब आप वेक्टर को यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। तो इस तरह के जो वेक्टर होंगे फ्री वेक्टर होंगे आपके। इस चैप्टर में आप जो पढ़ने वाले हैं सभी वेक्टर्स ही आपके फ्री वेक्टर्स रहने वाले हैं। तो यही आपके सिलेबस में है, फ्री वेक्टर्स की स्टडी हम करने वाले हैं। नेक्स्ट है कोलिनियर एंड पैरेलल। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर्स, कोलिनियर और पैरेलल। कोलिनियर यानी लाइज ऑन द सेम लाइन, और ये हैं पैरेलल। 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर और पैरेलल इफ दे हैव सेम पैरेलल डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन उनकी होनी चाहिए या फिर पैरेलल डायरेक्शन होनी चाहिए। मान लो आपके ऐसे 2 लाइन सेगमेंट थे पैरेलल, हो सकता है दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो, सेम, या फिर इसकी डायरेक्शन इधर हो और इसकी डायरेक्शन इधर हो। ये आपके कैसे कहलाएंगे? पैरेलल। और ये भी आपके कैसे कहलाएंगे? पैरेलल। ऐसे वेक्टर को जिनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है या फिर पैरेलल भी हो सकती है, ऐसे वेक्टर को आप क्या कहेंगे? कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। तो देखिए, एक और इम्पोर्टेंट रिमार्क आपका नीचे लिखा हुआ है, 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर और पैरेलल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू के इंटू बी। देखिए, यहाँ जो एक के है, के इज अ स्केलर, मतलब के कोई नंबर है, कोई भी रियल नंबर, पॉइंट वाला, बड़े वाला, स्क्वायर रूट वाला या सिंपल कोई भी हो सकता है। यहाँ के ऊपर यूनिट वेक्टर वाला एरो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझें, ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। मान लो एक आपके पास में वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के। एक वेक्टर को 3 से इसको मल्टीप्लाई करके हमने बना रखा है 3i प्लस 3j प्लस 3k। तो ये पहला जो वेक्टर है दूसरे वेक्टर के आपका कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर माना जाएगा। इसकी डायरेक्शन भी या तो इसके, अब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन के हैं। और ये जो आपके है, एक का मुंह इस तरफ है दूसरे का मुंह इस तरफ है, ये वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। ये आपको एक प्लस में मिलेगा तो दूसरा माइनस में, ये माइनस में मिलेगा तो ये आपको मिलेगा प्लस में। ये हैं आपके कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाइक और अनलाइक वेक्टर्स का रिलेशन किससे है? इनका जो रिलेशन है वो है डायरेक्शन से। कैसे? वेक्टर्स आर लाइक व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शन एंड वेक्टर्स आर अनलाइक व्हेन दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर उनकी डायरेक्शन सेम है, एक जैसी है, तो वो कहे जाएंगे लाइक वेक्टर्स। अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, डिफरेंट है, तो वो कहे जाएंगे अनलाइक वेक्टर्स, अगर उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। देखिए, एक आपने इससे पहले ही पढ़ा है इक्वल वेक्टर और एक हो गया है आपके पास में लाइक वेक्टर।
इक्वल में आपने दोनों चीजें देखी थी, मैग्नीट्यूड भी और उनका डायरेक्शन भी। लाइक में आपको केवल डायरेक्शन चेक करनी है, मैग्नीट्यूड के बारे में इसने कुछ नहीं कहा है, तो वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पर रहेंगी। आगे हम चलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की तरफ। कोप्लेनर यानी कि एक ही प्लेन के अंदर। अ गिवन नंबर ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर। जब आप उनको कोप्लेनर कहेंगे इफ दे आर आइदर पैरेलल और लाइंग ऑन अ फिक्स्ड प्लेन, या तो वो एक ही प्लेन के अंदर ही स्थित हो या फिर वो एक ही प्लेन के पैरेलल हो। मान लो इस प्लेन के पैरेलल हो गए हैं ये दो वेक्टर और इस प्लेन के अंदर स्थित हो गए हैं, तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर कहलाएंगे। आगे आपके पास में आ गए हैं दो तीन नए टाइप के वेक्टर्स। ये हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स, चैप्टर नंबर 10, जो कि हम 12th क्लास के मैथ से पढ़ रहे हैं, और चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। और ये हमारा जो लेक्चर चल रहा है ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। आगे आपके पास में इसके लेक्चर्स की सीरीज आने वाली है, और ये इसकी इंट्रोडक्टरी आपके पास में पार्ट चल रहा है, जिसमें आप टाइप ऑफ वेक्टर्स तक पहुंच चुके हैं। देखिए अगला आपका टॉपिक क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स आपके कौन से वेक्टर हैं? वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। तो देखिए अब टर्मिनल के बारे में कुछ नहीं कहा, जितना आपको कहा जाएगा उतना ही आपको ध्यान रखना है कि इनका इनिशियल पॉइंट आपका सेम होता है। ये देखिए साइड में एग्जांपल बना हुआ है, ये इनिशियल पॉइंट है और इसे तीन वेक्टर आपके गए हुए हैं, तो ये तीनों वेक्टर आपके को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। ये तीन भी हो सकते हैं और तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आगे क्या है? को टर्मिनस वेक्टर्स। देखिए को इनिशियल यानी कि सेम इनिशियल पॉइंट, और को टर्मिनस, टर्मिनस यानी कि सेम टर्मिनेशन पॉइंट, जहाँ पर एंड होता है। तो ये देखिए तीनों वेक्टर यहीं पर जा करके इनका एंड पॉइंट है, तीनों के एरो यहाँ बने हुए हैं। ये है आपके को टर्मिनस और ये है आपके को इनिशियल। आगे क्या है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ये हमने पैरेलल वेक्टर को समझते हुए भी कुछ कुछ इसकी बात की थी। अ वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड, लेंथ तो सेम हो, एज द वेक्टर ए, उसी वेक्टर के जितनी, बट डायरेक्शन कैसी हो? ऑपोजिट, बिल्कुल अलग, विपरीत दिशा हो, इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय, इसमें नेगेटिव साइन लग जाता है आपका, माइनस वेक्टर ए से इसको डिनोट किया जाएगा। यानी पी क्यू को अगर आप वेक्टर ए से दिखा रहे हैं तो उल्टा चलिए क्यू पी को आप किससे दिखाएंगे? माइनस ए से दिखाएंगे। तो अगर ये आपका पी क्यू पॉइंट है और ये आपका पी क्यू वेक्टर बना हुआ है, तो जो क्यू पी आपके पास में जो वेक्टर रहने वाला है वो कैसे बनेगा? यहाँ पे अगर देखें तो क्यू से पी की तरफ मूव हो जाएगा, पहले नाम क्यू का लिख देंगे तो आपको इसी शक्ल का ये दिखाई दे सकता है। तो ये जो वेक्टर होंगे यहाँ आपको ये वेक्टर कैसे दिखाई दे रहे हैं? जिनके डायरेक्शन तो अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड वही का वही इनका सेम है, ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं कैसे वेक्टर? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। पी क्यू का नेगेटिव क्या होता है? क्यू पी का नेगेटिव क्या होता है? पी क्यू। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का होगा तो ये प्लस का आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट हम ले लेते हैं ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक से। देखिए एग्जाम्पल 1 है, ये आपका क्या कहता है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली। देखिए आपने टॉपिक किया था रिप्रेजेंटेशन एंड लोकेशन ऑफ वेक्टर, कैसे वेक्टर को लोकेट करते हैं। अब आप देखेंगे रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा? इसीलिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क मैंने शुरू में ही बता दिया था। वेक्टर क्या है? वेक्टर भी आपकी जो है एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट ही है। वेक्टर का संबंध बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट से ही है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट जैसा बिहेव करेगा। ये कोई इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से आप इसकी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ये लाइन स्ट्रेट भी होती है, मैग्नीट्यूड इसकी एक स्पेशल डायरेक्शन भी होती है, दैट्स वाई ये डिस्टेंस नहीं बल्कि एक डिस्प्लेसमेंट मानी जाती है। अब ये डिस्प्लेसमेंट आपको कहाँ लेनी है? ये कहता है 40 किलोमीटर इसकी लेंथ होनी चाहिए और ये 30 डिग्री होनी चाहिए वेस्ट ऑफ साउथ। तो पहले तो इसने डायरेक्शन से बना के दिखा दी आपको। नॉर्थ को हमेशा ऊपर लिया जाता है, साउथ, ईस्ट,
एंड ये हो गई है वेस्ट। ये हम यहाँ भी अपने हाथ से बना करके देख लेते हैं। ये ले लिया डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ये हो गई है ईस्ट और ये हो गया है वेस्ट। ये बीच में ओरिजिन है। ये बिल्कुल आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरह मैंने इसको बना लिया है, क्योंकि वेक्टरिक प्लेन के अंदर ही हम बनाने जा रहे हैं। ये है आपका ओरिजिन। अब इसने क्या कहा, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ऑफ साउथ। तो ऑफ साउथ तो पहले साउथ पर जाएं। ये हम साउथ पर खड़े हैं। इसे कितना आपको मूव करना है, यहाँ आपको जाना है केवल 30 डिग्री। तो पूरा कितने का है, 90 डिग्री का है। उसे थोड़ा सा अंदाजा लगा करके 30 डिग्री चलते हुए आपको ये लाइन ही ले आनी है। अब कितना लंबा करना है इसको, जाएंगे कहाँ तक, दूरी भी इसने बता रखी है। कितनी दूरी बता रखी है, 40 किलोमीटर। तो मान लीजिए ये जो आपका पॉइंट आ गया है P, और यहाँ तक की जो OP की जो दूरी है वो कितनी हो गई है, 40 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस आपने, ये जो एंगल है ये आपने कितना लिया है, 30 डिग्री। वेस्ट की तरफ क्यों आए, इसने कहा था वेस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ कहता तो आप इधर जाते। एक बात और भी ध्यान दीजिए, अगर ये कहता साउथ ऑफ वेस्ट, तो ऑफ के बाद जो शब्द हो पहले वहां खड़े हो जाएं। फिर ये कहता है उधर ईस्ट या वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। तो ऑफ साउथ, ऑफ के बाद साउथ, हम साउथ पर जाकर खड़े हुए। इसके बाद हम वेस्ट की तरफ 30 डिग्री चले हैं, और ये आपने ले ली है 40 किलोमीटर इसकी लेंथ। तो देखिए दो चीज़ें आई हैं इसके अंदर। क्या, एंगल बताता है इसकी डायरेक्शन को, आप डायरेक्शन का आपको नाम भी दिखाई दे रहा है वेस्ट ऑफ साउथ, और 40 बताता है इसके मैग्नीट्यूड को। दैट्स वाई OP इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 40 एंड डायरेक्शन हैज वेस्ट ऑफ साउथ 30 डिग्री। ये आपका बन गया है OP वेक्टर। ये है इस वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन एंड लोकेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। शुरू में हमने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स याद करवाए थे, उन्हीं में से अब देखिए आपका टेस्ट है। सभी बच्चे 6 नंबर का टेस्ट है आपका। इसको आप पहले अपने बुद्धि से, अपनी याददाश्त से इसको करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आपका कितना स्कोर हो गया है। अगर आप 6 का 6 स्कोर कर लेते हैं तो माइंड ब्लोइंग एक्सीलेंट है, आपका जवाब ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। और अगर आप चलो 6 नहीं कर पाते हैं, जो बच्चा 4 तक भी कर लेगा, इसमें से 3 या 4 भी, वो बच्चा भी अपने आप को एक्सीलेंट चाइल्ड समझ सकता है। लेकिन सोल्यूशन को देखे बिना, सोल्यूशन को आप अभी नहीं देखेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर। आपको बताना है इन दी हुई 6 क्वांटिटीज में से कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। पहली क्वांटिटी क्या है, 5 सेकेंड। अब सेकंड यूनिट आपको ये बताती है ये क्या चीज़ है, ये है टाइम। देखिए यूनिट ही फिजिक्स में एक चैप्टर आता है, सबसे पहला ही चैप्टर 11th क्लास में, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो जिसने फिजिक्स नहीं भी पढ़ी है वो मैथ्स में हमेशा ही डायमेंशन पढ़ के आया है, मैथ्स में भी, साइंस में भी, और डेली लाइफ में भी आप देखते हैं। इतने लीटर दूध दे दीजिए, इतने मीटर कपड़ा दे दीजिए, इतने किलोमीटर हांसी यहाँ से है, दिल्ली मुंबई से कितने किलोमीटर है, ये सभी आप दूरी पढ़ते हैं। तो 5 सेकंड, सेकंड ये बताती है टाइम है, और टाइम हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब होना इसका क्या दर्शाता है कि ये आपकी वॉल्यूम है। वॉल्यूम में भी आपको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है आपका 10 न्यूटन। तो न्यूटन क्या मापने की इकाई है, क्या मापने की यूनिट है, जी हाँ फोर्स। और फोर्स में आपको डायरेक्शन साथ में बतानी होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो देखिए फोर्स आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैंने इसको वेक्टर क्वांटिटीज को अलग कलर से शो कर दिया है। और ये आप नेक्स्ट क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बचपन से 5th क्लास से यहाँ पे क्वेश्चंस करते हुए आए हैं, टाइम के, स्पीड के, चाल और दूरी के, समय के। तो ये जो है आपका स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। यहाँ पर भी आपको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
कितनी इसकी जगह में कितनी चीज़ कितनी वेट की यूनिट रखी जा सकती है, ये होती है आपकी डेंसिटी यानी कि घनत्व। और डेंसिटी भी कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत आपको नहीं होती। अब अगला आप खुद ही देख लीजिए, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या बता दिया, कुछ अलग कर दिया, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो क्या बता रहा है ये आपको, डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसी क्वांटिटी है, किसमें जुड़ेगी ये, वेक्टर क्वांटिटी में। दैट्स वाई। और मीटर पर सेकंड किसका मापक है, किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की। और वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज इस एग्जाम्पल के बाद बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। हाँ, मेमोराइज तो आपको करनी ही पड़ेगी। मेमोराइज इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत सारी क्वांटिटीज है, तो इसमें कई सभी के डेफिनेशंस और कंसेप्ट हो सकता है अभी तक आपके सिलेबस में न आए हों। तो मेमोराइज करना इसलिए अच्छा है कि अगर कोई मल्टी चॉइस क्वेश्चन यहाँ से रहता है तो आप फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए उसको कर सकते हैं। और कंसेप्ट तो आप समझ ही गए हैं कि जिसमें केवल एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी दैट विल बी अ स्केलर, और जिसमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रहने वाली है दैट विल बी अ वेक्टर। तो ये है आपका थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, इन फिगर 10.5, ये बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी से किया है। देखिए क्लास में भी मेरा पढ़ाने का यही मेथड रहता है, जो बच्चे मेरे क्लासरूम में पढ़ते हैं वो जानते भी हैं कि हम पहले एनसीईआरटी की बुक से कुछ एग्जाम्पल्स या फिर कुछ क्वेश्चंस भी कभी कभी उठा लेते हैं। क्वेश्चंस में जनरली इसलिए नहीं उठाती कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को बैसाखियाँ न दूँ। हमारे एमएससी में एक लेक्चरर थे हमारे मुकेश सर, अभी भी हैं वो जीजेयू यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैंने एमएससी की है। वो कहते थे कि मैं अपने बच्चों को बैसाखियाँ नहीं देता बल्कि मैं चलना सिखाता हूँ। और वही बात मुझे उनकी बहुत ही अच्छी लगी थी, और मैंने भी सोचा था कि जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँगी तो मैं भी उन्हें चलना सिखाऊंगी, उन्हें बिल्कुल बैसाखियाँ नहीं दूंगी। हाँ, उन्हें रास्ता भी बताऊंगी, उन्हें स्पोर्ट भी करूँगी जहाँ पर वो गिरेंगे, लेकिन बैसाखियाँ दे करके मैं उन्हें कमज़ोर नहीं बनाऊंगी। तो देखिए ये आपको हिंट दिए जा रहे हैं, आपको स्पोर्ट दिए जा रहे हैं, आपको चलना सिखाया जा रहा है, तो सीख लेते हैं। ये है आपकी नेक्स्ट फिगर है 10.5। इसमें क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आ गया टाइप ऑफ वेक्टर से। कौन से कोलिनियर हैं, कौन से इक्वल हैं और कौन से को इनिशियल हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, कोलिनियर कैसे थे, जिसकी डायरेक्शन या तो सेम थी या फिर पैरेलल थी, वो वेक्टर कैसे थे, कोलिनियर थे। इक्वल कैसे थे, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम थे, वो थे आपके इक्वल वेक्टर्स। और तीसरा क्या था, को इनिशियल, जो एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, ऐसे वेक्टर कैसे होंगे, को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं अपनी फिगर में हमारे पास है क्या क्या। हमारे पास एक है वेक्टर ए, ये हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर भी ब्लू कलर ही यूज़ हो रहा है, तो आपके लिए दिखने के लिए थोड़ा बढ़िया रहे तो ऐसा कलर हम चूज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है वेक्टर ए, जिसका ये है ब्लैक, ये डॉट से जो बना हुआ है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द टर्मिनेशन पॉइंट। वेक्टर बी का ये इनिशियल और ये है भाई टर्मिनल। वेक्टर सी का इनिशियल तो सेम है, अब देखो अपने आप ही पता लग गया आपको, वेक्टर बी का और वेक्टर सी भी यहीं से निकलता है, और ये जो वेक्टर डी है ये भी यहीं से निकलता है। याद आ रहा है कुछ आपको, देखिए ये इनिशियल, ये ऊपर निकल गया सी, इधर निकल गया बी और इधर निकल गया डी, इनिशियल पॉइंट सेम है। तो ये कैसे वेक्टर होंगे, सी बी और डी कैसे वेक्टर होंगे, ये जी हाँ बिल्कुल ये होंगे आपके को इनिशियल वेक्टर्स। तो देख लेते हैं आप, को इनिशियल के अंदर बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया। अब आपका क्या रह गया, कोलिनियर। कोलिनियर में क्या था, अभी पैरेलल किया तो डायरेक्शन बिल्कुल सेम मिले या फिर ऐसे पैरेलल मिले, देख लेते हैं। ये देखिए वेक्टर ए और वेक्टर सी, इन दोनों की डायरेक्शन तो एक ही तरफ है, मैग्नीट्यूड का इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और कैसी डायरेक्शन हो सकती है, ऐसी हो सकती है, तो ऐसे यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन थोड़ा सा नीचे भी नजर मार लीजिए, ये देखिए इसकी डायरेक्शन तो ऐसी ही है। अब मैग्नीट्यूड से तो फर्क पड़ता ही नहीं, चाहे वेक्टर यहाँ हो, और आपने पढ़ा था कि फ्री वेक्टर्स है तो आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हो गया आपका वेक्टर डी।
शिफ्ट करने की वजह से नीचे ऊपर और डायरेक्शन इसकी वहीं से ही काउंट हो जाएगी। तो जो है वेक्टर ए, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, ए सी और डी, ये हैं आपके कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट क्या होगा, इक्वल। इक्वल कौन से इसने बताए हैं, ए और सी। तो देख लेते हैं हम क्या इक्वल हैं या फिर इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, आप ये चाहेंगे कि एक तो इनका जो इक्वल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है वो भी आपको सेम ही मिले और जो लेंथ है वो भी सेम मिले। ए एंड सी में देखो क्या ऐसा है, डायरेक्शन तो सेम है ही क्योंकि आपने पैरेलल वेक्टर के अंदर भी लिए हैं, और मैग्नीट्यूड भी देख लीजिए सेम है बिल्कुल, ऊंचाई इनकी सेम आपको नज़र आ रही है। तो ये आपके कैसे वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। तो टाइप ऑफ वेक्टर से इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास में रह सकते हैं। जनरली आपकी जो एक्सरसाइज है ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है और कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि वेक्टर से आपका एक परिचय हो रहा है, आपका एक नया दोस्त बन रहा है। वेक्टर्स की क्या विशेषताएं हैं, किस किस टाइप के हो सकते हैं, क्या भला है ये सब जो समझ जाएं आप, इसके लिए जो आपका चैप्टर है वो एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर ही है। अब आपका ये आज का आ गया है होमवर्क। होमवर्क में आप क्या करेंगे, आप करेंगे एक्सरसाइज 10.1 और करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई और आपको पूरा लेक्चर कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं कि आपके किस तरह के क्वेश्चन से हम डील करें, या फिर आप कोई क्वेश्चन मुझे भेजें कमेंट में जिसको अगर आप चाहते हैं कि ये समझाया जाए तो हम उसको भी ज़रूर समझाएंगे। अब हम एक्सरसाइज 10.1 के थोड़े से हिंट्स आपको दे देते हैं, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था कि हम अपने स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 10.1 के हिंट्स देंगे उन्हें चलना सिखाने के लिए। तो ये देखिए, हिंट की तैयारी के लिए हल्के फुल्के से हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और ये मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है। तो जब भी आप एक्सरसाइज को करें, इस एक्सरसाइज के लेक्चर के लास्ट पार्ट को आप सुन सकते हैं और यहाँ से आपको हिंट मिल जाएंगी। और एक बार सुनने की भी ऐसी हैबिट बनाइए, अपना कंसंट्रेशन इतना अच्छा करने की कोशिश कीजिए कि एक बार सुनी हुई बात उस टाइम उसको आप लिसन कीजिए। हियर नहीं, दो वर्ड्स हैं, हियर एंड लिसन। देखिए अब फिलहाल आप अपनी जो ये वीडियो है मैथ्स की, देखिए आप मुझे एक बिल्कुल ऐसे टीचर मत समझिए कि मैं आपको कुछ आदेश देने के लिए हूँ या आपके ऊपर काम थोपने के लिए, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपके गणित के सफ़र में आपकी हमसफ़र हूँ, आपकी गाइड हूँ, ठीक है। तो गाइड केवल आपको रास्ता दिखाता है, तो इसलिए आप उसके निर्देशों को लिसन करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। और हियर है, अभी पढ़ते पढ़ते आपको छोटे भाई बहन की किसी की आवाज़ आ रही होगी, मम्मा की आवाज़ आ रही होगी, वो साउंड्स आप इस समय हियर कर रहे हैं। देखिए मम्मी की बात को अनसुना आपको बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन इस समय पढ़ते हुए उन्हें पता है कि आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये होता है हियर। तो लिसन जो बच्चा केयरफुली करता है उसको अपना क्लास का 40 to 50% तो ऐसे ही याद हो जाता है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली या डिस्प्लेसमेंट, ये आपका बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो आपने एग्जाम्पल में किया था। अब इसमें दे दिया है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये जो आपका नॉर्थ बनेगा और इधर बनेगा आपका ईस्ट, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ यहाँ 30 डिग्री पे आपका ये वेक्टर बन जाएगा। ये आप खुद से बनाएं और बना के देखें। क्लासीफाई, अगले में क्या बताना आपको, स्केलर और वेक्टर पहचानने हैं, ये कौन सी किसके यूनिट है। अगर आपको ये समझ आ जाती है तो ठीक है, वरना एनसीईआरटी बुक के पीछे आपका सोल्यूशन भी रहता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो इनमें से किसी की भी यूनिट में तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ये भी आपका वही क्वेश्चन आ गया है भी कौन सी जो क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी आपकी वेक्टर है। आगे आ गया है क्वेश्चन टाइप ऑफ वेक्टर से, कोइनिशियल, इक्वल और कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो ये आपको इस पिक्चर से यहाँ से आपको पहचान लेने हैं, आप खुद पहचानेंगे क्योंकि अभी हमने किया है। आगे है ट्रू और फॉल्स, वेक्टर का एक वेक्टर पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनेंगे, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्या ये कोलिनियर है। तो देख लीजिए कोलिनियर की डेफिनेशन क्या थी, उसने क्या कंडीशन आपसे जरूरी मांगी थी, तो उसके हिसाब से कोलिनियर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या जरूरी है कि इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल ही हो जाए। ये आप वीडियो को ध्यान से कोलिनियर वेक्टर पे जाकर के दोबारा सुनेंगे तो आपको इसका जवाब डेफिनेटली वहाँ से मिल जाएगा।
टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड है तो क्या वो कोलिनियर होते हैं? भाई इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वेक्टर के पास में घुमा फिरा के बेचारे के पास दो चीजें हैं, क्या क्या, एक तो मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन। तो कोलिनियर का रिलेशन किससे है? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, कोलिनियर का संबंध तो किससे, डायरेक्शन से है। मैग्नीट्यूड से इसे कोई मतलब नहीं, वो बराबर हो बराबर न हो, इसका कोई लेना देना इससे नहीं है। तो इसको समझते हुए, इस कंसेप्ट को समझते हुए आपको क्वेश्चंस करने हैं। फिर से इसका दिल कोलिनियर पे ही आ गया है। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, क्या ये इक्वल भी होते हैं? भाई कोलिनियर भी हैं और सेम मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या इक्वल हो जाएंगे? तो यहाँ एक तो इक्वल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इक्वल क्या थे? जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन भी इक्वल। और कोलिनियर की डायरेक्शन कैसे हो सकती है? देखिए ये आप मिसकंसेप्शन न करें बच्चे, कोलिनियर की डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, लेकिन इक्वल की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? इक्वल की डायरेक्शन तो केवल ऐसी ही हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखना है और आपको ट्रू फॉल्स से खुद से समझ करके एक बार ट्राई करने हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो निस्संदेह आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अब लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज आपने इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट वीडियो करेंगे आपको ये टॉपिक दिमाग में रहने चाहिए कि आपने ये टॉपिक्स पढ़े हैं, इनको थोड़ा सा रिविज़न करके रखें। नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलने वाली है, तो उसमें आप आपके आगे के कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे, जो कि एक्सरसाइज 10.2 पर बेस्ड होंगे। हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपने आज देखा है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मीनिंग, रिप्रेजेंटेशन एंड लोकेशन ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर्स, एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी देखे हैं और एक्सरसाइज 10.1 के हिंट्स भी आपने देखे हैं। अब हम आपको वक्त आ गया है कि बाय बाय कहें और थैंक यू कहें कि आपने इतने ध्यान से वीडियो सुनी, जो आपके भी बहुत काम आने वाली है। और देखिए एक बहुत ही खास बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर एक वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपको एक कोट, अच्छी सी कोटेशन जो आप बहुत ही मोटिवेशनल होगी, आपको प्रेरणा देगी आगे बढ़ने की, जरूर मिलने वाली है। वो टेक्स्ट के रूप में भी हो सकती है और एक पोइट्री के रूप में भी हो सकती है, क्योंकि आप जानते ही हैं, जो बच्चे मुझे जानते हैं, कि मुझे मंच पर बोलना बड़ा ही पसंद है और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी निसंकोच निस्संदेह सबके सामने अपनी बात रख सकें, क्योंकि दुनिया उसी की है जो बोल करके अपनी बात को बताना जानता है। तो देखिए मेहनत करते रहिए। हमारी आज की कोट है, इबादत कर इबादत कर इबादत का फल मिलता है। इबादत मीन्स पूजा, वर्शिप। तो हमारी पूजा क्या है? विद्यार्थियों की और शिक्षक की पूजा होती है स्टडी करना और मेहनत करना और संस्कारों को के साथ जीवन को जीना। इबादत कर इबादत का फल मिलता है, किसी को आज मिलता है और किसी को कल मिलता है। तो धैर्य रखिए और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए, आप दुनिया को जीत लेंगे। और अगले लेक्चर आने से पहले आपको इसको पूरी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के पहले आप बस ये ध्यान में रखें कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन को, कंसेप्ट्स को दिमाग में रखें, आपको कभी भी मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।